Okay, so we were discussing different adjustment factors of FP बेस्ड एस्टिमेशन। अब आपने करना ये है कि एक टास्क ये है कि आपने निकालने हैं वो सारे 14 एडजस्टमेंट फैक्टर्स नेट से, कि वो 14 एडजस्टमेंट फैक्टर हैं क्या, बस उसको लिस्ट डाउन करके अपने पास जो है वो ये आपके प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं। और कोशिश ये करें कि जिस तरीके से मैंने ये LOC बेस्ड एस्टिमेशन करी है इसी को फिर आप FP बेस्ड एस्टिमेशन में ट्रांसफॉर्म कर लें। इसमें होगा क्या कि जहाँ पे हमने LOC यूज किया है आप LOC के बजाय फंक्शन पॉइंट यूज करेंगे और फंक्शन पॉइंट के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे, वेट निकालेंगे और फिर उसके बाद उसका FP काउंट निकालेंगे और फिर फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट इन करके आप जो है डिटरमाइन करेंगे उसकी टोटल कॉस्ट एंड स्टाफ मंथ्स। ठीक है, ये आप लोगों का टास्क है विच यू हैव टू परफॉर्म फॉर क्विज, जो कि हम नेक्स्ट क्लास को लेंगे मंडे को इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेरी तो नहीं है? वेट का मैंने आपको अभी तो बताया कि वेट के भी अगेन डिफरेंट सिनेरियोज हैं कि ये वाला वेट है, हाँ वेट भी फिर इम्पैक्ट आपको बताना पड़ेगा कि जो आप सॉफ्टवेयर चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से फिर आपको वेट देना पड़ेगा कि अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ फाइल्स बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि डेटा डॉक्टर्स का भी रिकॉर्ड होगा, पेशेंट्स का भी रिकॉर्ड होगा, पेमेंट्स मॉड्यूल्स भी होंगे, अगेन इंक्वायरीज भी होंगी, तो यहाँ पे इंक्वायरीज और जो है वो फाइल्स का जो है वो वेट ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर आप कोई ऐसी ऐप बना रहे हैं लेट से कि कोई करीम टाइप ऐप बना रहे हैं करीब या उबर की, तो इसमें आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ इनपुट और सर्चिंग बहुत ज्यादा होगी। सो नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट पे सर्चिंग फेचिंग ज्यादा हो रही है वहां पे, तो वहां पे नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट ज्यादा होगा। सो वेट की भी जो है वैल्यू जो है वो आप जो असाइन करेंगे वो किस तरीके से होगी, प्रायोरिटी की बेसिस पे कि जिस फंक्शन पॉइंट का इम्पैक्ट आपके प्रोजेक्ट पे ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंगली आप वेट दे रहे होंगे। उसकी ऐसे कोई रेंज नहीं है, जिसका रेट वेट ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, हमने आज क्या देख लिया, LOC और FP बेस्ड एस्टिमेशन हमने डिस्कस कर ली। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, या तो हम ये कंप्लीट कर लेते हैं या हम कोकोमो स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि कोकोमो जो है वो हमने आज जो पढ़ा है जाहिर है वो सारी चीजें फिर उसके लिए रिवाइज करनी पड़ेंगी कोकोमो के लिए। उसमें भी यही एफर्ट, कॉस्ट, एडजस्टमेंट फैक्टर्स, ये सब है। क्योंकि कोकोमो भी तो क्विज में ऐड करना है। या तो फिर हम ये करेंगे कि मंडे को पहले हम कोकोमो डिस्कस कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद FP, LOC और कोकोमो का एक कंबाइंड क्विज हो जाएगा, एस्टिमेशन का एक कंप्लीट क्विज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम फिर ये कंप्लीट कर लेते हैं। कोकोमो के लेक्चर जो हैं वो अपलोडेड हैं LMS पे, तो आप काइंडली उसको एक दफा गो थ्रू भी कर लीजिएगा ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए, ओवरव्यू हो जाए, ताकि मैं जब पढ़ाऊँ तो वो चीजें आपने थोड़ी बहुत आपके माइंड में हो। अच्छा जी, इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आपके पास शेयरिंग हो रही है? ठीक है, हमने यहाँ तक देखा था, उसके बाद फिर हमने LOC और FP की कैलकुलेशन देखी कि LOC और FP के थ्रू हम, ठीक है हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिसेस, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम हो रहा है तो उसके लिए मैट्रिसेस क्या होंगे, उनके लिए मैट्रिसेस हम कैसे निकालते हैं, उसकी एस्टिमेशन कैसे होती है वो भी हम देख लेते हैं। क्लास को हम इंशाल्लाह 3:40 पे एंड कर देंगे, ये टॉपिक जल्दी से कंप्लीट करके फिर हम इसको एंड करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिसेस में हमारे पास क्या काम होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिसेस में हम नंबर ऑफ सिनेरियो स्क्रिप्ट पे काम करेंगे जो कि हमारे पास केस यूज केसेस के फॉर्म में होंगे।
ठीक है, जितने यूज केसेस होंगे दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द साइज ऑफ एन एप्लीकेशन एंड टू द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रिक्वायर्ड टू टेस्ट द सिस्टम। जितनी यूज केसेस आपकी बनेंगी उतने ही आपको टेस्ट केसेस राइट डाउन करने पड़ेंगे। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ सिनेरियो स्क्रिप्ट्स फर्स्ट, मींस कितने यूज केसेस डिजाइन हो रहे हैं आपकी एप्लीकेशन के। देन नंबर ऑफ की क्लासेस, यहाँ पे आप क्या मैट्रिसेस यूज करेंगे टू, यू विल यूज मेजरमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग नंबर ऑफ की क्लासेस। की क्लासेस मींस कि आपके पास मेन क्लास कौन सी है, द हाईली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। की क्लासेस आर डिफाइंड अर्ली इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो जो हमारे पास मेन क्लासेस होती हैं वो हम पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाली जो एग्जाम्पल हमने देखी है तो उसमें की क्लासेस हमारे पास कौन सी होंगी, सबसे पहले हमारे पास पेशेंट की एक क्लास होगी, डॉक्टर की क्लास होगी, अपॉइंटमेंट की एक क्लास हो सकती है, रूम्स की क्लास हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, पेमेंट की एक क्लास होगी, पेमेंट मेथड्स क्या हैं, बैंक की एक क्लास हो सकती है जहाँ पे बैंक में जाके डिपॉजिट हो रही है। सो दैट ऑल आर की क्लासेस। तो आप उनको काउंट करने के लिए मैट्रिसेस यूज करेंगे। एंड नंबर ऑफ सपोर्ट क्लासेस, सपोर्ट क्लासेस क्या है, की क्लासेस को हेल्प आउट करने के लिए जो क्लासेस यूज हो रही हैं दैट आर सपोर्ट क्लासेस। लेट्स से आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए कोई क्लास राइट डाउन की है जो कि की क्लास नहीं है बट उसकी फंक्शनैलिटी को हेल्प आउट करने के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं। यूजर इंटरफेस डिजाइन किया, उसको लिंक करवा दिया अपनी क्लास से, यानी कि डेटा सारा इंटरफेस से इनपुट जाएगा और वो जाके आपके पास क्लासेस के एट्रीब्यूट्स में बैकएंड पे ऐड हो जाएगा। सो दीज ऑल आर कम अंडर सपोर्ट क्लासेस। Support classes are required to implement the system but are not immediately related to the problem domain. For example, user interface, database, computational, etc. etc. Means आपके सिस्टम को सपोर्ट या रन करने के लिए यूज हो रही होती हैं बट एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम डोमेन से लिंक नहीं होता। ठीक है, जैसे डेटाबेस से कनेक्टिविटी है, इसका हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, लेकिन डेटा को डेटाबेस पे स्टोर करवाने के लिए यू आर यूजिंग दिस सपोर्ट क्लास। यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस का आपकी प्रॉब्लम डोमेन से कोई लिंक नहीं है, लेकिन यूजर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाने के लिए आप इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हो। सो जो सपोर्ट क्लासेस हैं वो कितनी होनी चाहिए आपके पास, एवरेज नंबर ऑफ सपोर्ट क्लास पर की क्लास। इसके लिए भी आप एक मैट्रिक्स यूज कर रहे होते हैं कि हर की क्लास के लिए कितनी सपोर्ट क्लासेस आप यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ सब सिस्टम, सब सिस्टम क्या होगा, एक सिस्टम के अंदर क्या कोई अनदर सिस्टम भी वर्क कर रहा है। लेट से अगर मेरे पास, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, बैंक की क्लास होगी जहाँ पे हम डिपॉजिट कर रहे हैं अमाउंट, वो जाके उस हॉस्पिटल का एक बैंक अकाउंट है जहाँ पे सारे अमाउंट जो है वो ऐड हो रहा है। तो एक सिस्टम के अंदर एक और सब सिस्टम जो बैंक का सिस्टम है, जहाँ पे अकाउंट नंबर आपको चाहिए होगा और वहां पे जाके आप चीजें डिपॉजिट करवा सकते हैं। सो एक सिस्टम के अंदर जब अनदर सिस्टम चल रहा होगा तो आपने वो भी लिस्ट डाउन करके बताना है कि और फर्दर कितने जो सब सिस्टम है या पार्ट ऑफ सिस्टम रन कर रहे हैं आपके मेन सिस्टम के साथ। सॉफ्टवेयर क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं, करेक्टनेस, कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें करेक्टनेस कितनी है, डिफेक्ट्स तो नहीं आ रहे, और डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो हर 1000 लाइन ऑफ कोड में कितने डिफेक्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। मेंटेनेबिलिटी, आप मेंटेन कितनी देर तक रह सकती है, अगर कोई इशू आ जाता है, रिलायबल है या नहीं है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी से रिलेटेड तो बहुत सारे मैट्रिसेस हैं हमारे पास, मेंटेनेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, एफिशिएंसी है, यूजेबिलिटी है। तो ये और ये सारे इनडायरेक्ट मेजर्स हैं जिनको काउंट करने के लिए हमें अलग से जो है बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और उनको एड अप फार्मूला गिवन है, उन फार्मूले में पुट इन करके वी कैन एस्टिमेट क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी हम बाद में देखेंगे, ये चलें कर लेते हैं डिस्कस। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी क्या है, बेनिफिट्स एट बोथ एट द प्रोजेक्ट एंड प्रोसेस लेवल, दोनों प्रोजेक्ट एंड प्रोसेस पे हम डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी यूज कर सकते हैं। इट इज बेसिकली हमें क्या डिटरमाइन करिए कि कितने डिफेक्ट रिपोर्ट हुए, उनको रिमूव करने के बाद एफिशिएंसी कितनी है। इट इज डिफाइंड एज DRE is equal to E divided by E plus D. E is the number of errors found before delivery of the software and D क्या है, defect after delivery। ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं एरर्स की, तो जब आपका सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर होता है, ठीक है, तो हम डिटरमाइन करेंगे वो क्या है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हम एरर्स कह रहे हैं। ठीक है, सो एरर्स मेरे पास क्या है, जब हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलपिंग एनवायरनमेंट के अंदर होता है तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उन प्रॉब्लम्स को हम एरर्स कह रहे होते हैं। बट वंस यू हैव डिप्लॉयड द सॉफ्टवेयर,
इन इट्स वर्किंग एनवायरनमेंट, जहाँ उस सॉफ्टवेयर ने वर्क करना होता है, जब हम वहां उसको डिप्लॉय कर देते हैं और उसके बाद कोई एरर आता है तो हम उसको कह रहे होते हैं डिफेक्ट। सो DRE आप कैसे निकाल रहे होते हैं? डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी इज E डिवाइडेड बाय E प्लस D, यानी कि नंबर ऑफ एरर्स को आप डिवाइड कर दें एरर्स प्लस डिफेक्ट्स, यानी कि आफ्टर डिलीवरी कितने आए। जैसे आपके पास डी की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे डी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, डिफेक्ट रिमूवल जो है एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि बहुत स्मॉल होती चली जाएगी एंड आपकी डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी इज नॉट गुड। द आइडियल वैल्यू ऑफ DR इज 1। आइडियल वैल्यू 1 कब होगी? जब D 0 होगा। जब D 0 होगा इट मींस नो डिफेक्ट्स। जो एरर्स आए वो एरर्स आपने सारे सॉल्व कर दिया एंड आफ्टर डिप्लॉयमेंट कोई भी डिफेक्ट नहीं आया, यानी कि आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। जितने भी एरर्स आए वो आपने डिफेक्ट होने से पहले ही उनको सॉर्ट आउट कर दिया। सो E डिवाइडेड बाय E वुड रिटर्न 1 मींस नो डिफेक्ट। और जैसे जैसे डिफेक्ट आपके पास ज्यादा होते चले जाएंगे DRE की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और जितनी वैल्यू बढ़ेगी मींस कि आपकी डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टीम जो है वो DRE को क्यों यूज कर रहे होते हैं? ताकि ये डिटरमाइन करने के लिए कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एरर्स रिपोर्ट हुए और उसको हमने उसी एनवायरनमेंट में सॉल्व कर लिया, या जब वो डिफेक्ट बन गए तो हमने सॉल्व किया। आइडियल सिचुएशन ये है कि जब वो एरर्स हों आप उनको सॉल्व कर लें, ताकि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर लें, डिप्लॉय कर लें, तो डिफेक्ट्स अकर ना हो। ठीक है, इसको यहीं तक रख दें। फिर ये कुछ स्लाइड्स हैं, इसको फिर मंडे को कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से बेसलाइन डाटा किस तरीके से आता है, और फिर उसके बाद किस तरीके से हम इवेलुएशन कर रहे होते हैं। और फिर कोकोमो स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक क्विज लेंगे जिसमें LOC, FP और कोकोमो तीनों इंक्लूड होगा। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई क्यूरी है तो आप पूछ लें। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, सो यू कैन आस्क। क्या मतलब क्विज कैसे होगा? जैसे होता है वैसे होगा। क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, सॉल्व करने के बाद सबमिट करवाने होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। कोई चीज, कोई स्पेसिफिक पॉइंट, कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई हो तो। मैम एक चीज पूछनी थी आपसे, मतलब बतानी थी जी। मंडे को जो है आपने क्विज रख दिया, ठीक है, लेकिन मंडे को जो है जिस टाइम हमारी क्लास है, ठीक है, ऑलमोस्ट उसी टाइम जो है मेरी और मेरा पार्टनर है इसमें आपकी क्लास में आदिल यूसुफ, हमारी FIP की प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन है। अच्छा, जी मैम। तो मैम किस अगर टाइम पे आपके है टाइम, इवैल्यूएशन? कब है आपकी? टाइम क्या है? मैम 11 से 12:30। 11 से 12:30। इसमें टाइम स्लॉट हमें दिया गया है, इसके दरमियान में हमारी वैल्यूएशन होगी। 11 से 12:30। अच्छा, तो हम ब्रेक में भी तो क्विज ले सकते हैं। तो अच्छा, आप फिर मतलब वही कह फिर रही हमारी हैं? जी नेक्स्ट जी। क्लास कब होगी? मंडे के बाद नेक्स्ट क्लास होगी यस मैम, फ्राइडे को। फ्राइडे को, फ्राइडे यस। फ्राइडे को कोई ग्रुप ऐसा है जिसकी इवैल्यूएशन है? फ्राइडे को है। अच्छा, मैम बीच में मेकअप रखेंगे क्या आप कोई? मेकअप एक होगा सैटरडे को। हाँ मैम, नेक्स्ट जो नेक्स्ट आपने, सैटरडे। जी मैम, जो आपने वो दिया है एक टास्क मंडे को, वो आप एक्सटेंड कर सकती हैं? मंडे वाला टास्क तो एक्सटेंड नहीं हो सकता। हाँ, क्विज को मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ। चले चले मैम, क्विज कर दूँ। ठीक है। अच्छा, क्विज का हम देख लेते हैं। अगर क्विज का मंडे का को फर्स्ट सेशन के बाद कोकोमो का क्विज का हम ये करते हैं कि मंडे को फर्स्ट सेशन कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि क्लास तो 8:40 पे स्टार्ट होगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि 10 से 10:30 बजे के दरमियान क्विज हो जाए। इस बार MS प्रोजेक्ट का क्या करना है? वो तो कहीं से डाउनलोड नहीं हो रहा। तो उसका आपका वो ट्रायल पीरियड पे कर देना। नहीं है, मेरे को ऑनलाइन क्रिएट नहीं हो रहा वो, मतलब उसका अकाउंट में कोई मसला आ रहा है, लूप एरर आ रहा है वो। चलो, मैं देखती हूँ, अगर मेरे पास हो जाता है तो मैं फिर वो लिंक आपको शेयर कर दूंगी। वैसे तो जी 30 प्लीज डेज बता दीजिए। ट्रायल पीरियड पे तो हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे होगा। तो मतलब अकाउंट बन गया है, लेकिन वो मसला साइन इन करने में ना वो लूप में जा रहा है बार बार, और बोल रहे हैं कि सर्वर का मसला है।
अच्छा चले मैं ये प्रॉब्लम देख लेती हूँ या कोई और लिंक देख लेती हूँ जहाँ से डाउनलोड हो रहा है तो आपको शेयर कर दूंगी मैं। जी मैम मैं जो आपने प्रोडक्ट कैटलॉग बनाएंगे तो ये वर्ड फाइल पे बनानी है ना, प्रोडक्ट बैकलॉग मैंने सॉरी। आपसे कहा था कि वो प्रोजेक्ट MS प्रोजेक्ट पे ही बना लें, और अगर इन केस MS प्रोजेक्ट अगर MS प्रोजेक्ट पे नहीं, MS प्रोजेक्ट नहीं अपलोड आपके पास हो रहा डाउनलोड, तो फिर आप एक्सेल पे बना लें। किस पे? एक्सेल, MS एक्सेल पे। अच्छा सही है, ठीक लेकिन है, आप बट पहले वो बस फर्स्ट प्रायोरिटी MS प्रोजेक्ट ही है, क्योंकि फिर हम उसी को मैम आगे ये प्लान करेंगे। उससे आपका फायदा मैम ये होगा कि MS प्रोजेक्ट पे आपका प्रोजेक्ट बैकलॉग भी बन जाएगा और आपका जो है वो प्लानिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो आपको काम दोबारा नहीं करना पड़ेगा। मैम एक्चुअली कोई लिंक शेयर कर देगा कि एमएस प्रोजेक्ट पहली बार सुनना है, कभी यूज नहीं किया है। चले मैं देख लूंगी, वैसे इसकी CD भी मिल जाती है, अगर आप CD कर लेंगे तो फिर उसका ट्रायल ऐसे पीरियड इस नहीं होगा। जमाने में सीडी नहीं मिलती। मिल जाती है, वैसे भी मसला नहीं है। तो आप लिंक देख के दे दीजिएगा। ठीक है, मैं आप लिंक लिंक देके दे कर देगा लूंगी। तो ठीक है, चलें ठीक है, फिर क्लास को यहीं तक रखते हैं। फिर मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ और यहाँ से रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देती हूँ। और कोई और क्यूरी तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम? ओके, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ वो अपनी स्टूडेंट ID मुझे चैट पे सेंड कर दे।